नमस्कार। उत्तर प्रदेश में हुए चुनावों के दौरान प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि किसानों के कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में भी किसानों के कर्जे माफ़ कर भी दिए गए हैं, लेकिन 12 जून को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जो राज्य किसानों के कर्जे माफ़ करना चाहते हैं उन्हें अपने पैसे का खुद इंतजाम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार इसमें कोई मदद नहीं करेगी। दूसरी तरफ चुनाव के दौरान वायदों की जो झड़ी लगी थी उसमें एक वादा ये भी था कि किसान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 50% होगा। ये प्रधान सेवक जो अब हैं उन्होंने वादा किया था। लेकिन अगर हम देखें तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगातार नीचे गिरता आ रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा तरीका होता है कि सिर्फ जो किसान है वो बाज़ार पर निर्भर ना रहे। जैसे इस दफ़े हुआ है, फसल अच्छी हुई है लेकिन डीमोनेटाइजेशन की वजह से सिर्फ टमाटर उगाने वाले किसान और प्याज उगाने वाले किसान, उनकी फसलों में उनकी कीमतों में 65 से 85% की कमी आई है। और जब ज़्यादा अच्छी फसल हो जाए, गोदाम भर जाएं, तो फिर मार्केट में जो बिचौलिए होते हैं, जो ख़रीदने वाले होते हैं, आड़ती होते हैं, वो अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं। तो उनसे किसान को बचाए रखने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है जो सरकारें देती हैं। अगर हम एक निगाह डालें तो 2004 से 2014 जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लगातार बढ़ोतरी होती गई थी। धान का जो एमएसपी था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, वो 590 रुपये से 1400 रुपये हो गया था। माने 13% की बढ़ोतरी उसमें हुई थी। गेहूं की एमएसपी में 14% की बढ़ोतरी, अरहर 22%, मूंग 23% और कपास कॉटन 18%। लेकिन जब से ये सरकार आई, नरेंद्र मोदी वाली सरकार आई है, एमएसपी नीचे जाता जा रहा है। धान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 13% से घटकर 4% आ गया है 2014 से 2017 में। गेहूं 14 से 4% आ गया है, अरहर 22 से 6% आ गया है, मूंग 23 से 5% आ गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस वक्त किसानों की हालत ख़राब है, लिहाजा जगह जगह किसानों के प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। महाराष्ट्र में तो रुक गया, अभी राजस्थान में भी हो रहे हैं, पंजाब से भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती गई हैं। हम एक कृषि प्रधान देश हैं और बचपन में हमने किताबों में पढ़ा था कि निर्धन व्यक्तियों से बसा हुआ भारत एक धनवान देश है। एक धनवान के भी दर्शन हुए भी थे जब मैच चल रहा था इंग्लैंड में, इंडिया पाकिस्तान का, विजय माल्या के, तो लोगों ने उसे चोर 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 भी कहा, जूते भी फेंके उस पर। जो निर्धन व्यक्ति हैं वो तो हैं ही, निर्धन ही रहे हैं, सदियों से निर्धन हैं। स्वामीनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी सिफारिशें दी हैं। एम एस स्वामीनाथन, उनकी एक कमेटी की रिपोर्ट, बहुत सारी सिफारिशें दी जिन पर अभी भी जिनका पालन होना बाकी है। उनका कहना है इम्प्रूवमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नॉट जस्ट फॉर पैडी एंड व्हीट बट फॉर क्रॉप्स अदर दैन पैडी एंड व्हीट वेल। मतलब इनका ये कहना है कि जो एमएसपी है, सरकारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, वो सिर्फ धान और गेहूं पर ना दिया जाए बल्कि दूसरी फसलों पर भी दिया जाए। जैसे हमने कुछ देर पहले जिक्र किया, टमाटर और प्याज हैं, जैसे उनके किसानों का बड़ा बुरा हाल हुआ है। और दूसरा उनका ये कहना है, एम एस स्वामीनाथन का, कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट, माने जो एक औसत लागत निकलती है, उससे 50% ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाना चाहिए। इसका वादा खुद प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने भी किया था। पी साईनाथ हमारे एक बहुत बेहतरीन दिमाग हैं, कमेंटेटर हैं, गाँव की खुशहाली या बदहाली उस पर निगाह रखते हैं। गाँवों के वो हमदर्द हैं, इनके दिल में गाँव का दर्द है। पी साईनाथ के दिल में इनकी बहुत मशहूर किताब भी है, एवरीवन लव्स अ गुड ड्राउट। पी साईनाथ का कहना है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए सिर्फ किसानों की हालत डिस्कस करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, और ये सत्र कम से कम 10 दिन का हो। इनका ये भी कहना है कि इसमें स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको पढ़ा जाए और उस पर चर्चा की जाए। इनका ये भी कहना है कि सरकार एक श्वेत पत्र, वाइट पेपर जारी करे, जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है कि हमारी कृषि में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उस पर नहीं, किसानों की हालत पर श्वेत पत्र जारी करें, वाइट पेपर जारी करें कि भारत में किसानों की दशा क्या है। और आखिर में वो कहते हैं कि एक दफ़े फैसला हो जाए कि भारत में कृषि ने किस दिशा में जाना है। अभी तो उसको छोड़ रखा है, एक अनाथ बच्चे की तरह छोड़ रखा है उसको। तो ये तय हो, दिशा तय हो कि हमारी खेती को किस डायरेक्शन में जाना है। उसका आधुनिकीकरण करना है,
या विकास के उसी मॉडल से चिपके रहना है जिसमें सारा पैसा शहरों में है। क्या सरकार इस तरफ भी सोचेगी, या सरकार जो पिछले 3 साल से लेकर अभी तक चुनाव के ही मोड में रही है, अब आने वाले 1.25 साल देखते हुए चुनाव के मोड में फिर चली जाएगी? रैलियां, भाषण, ये सब कुछ होगा। ऐसी गंभीर बातों की तरफ ध्यान जाएगा या नहीं, ये देखने की बात होगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। अभी तक सरकारों का जायज़ा लिया जाता है, सरकारों के काम का। पहला साल कैसा रहा, दूसरा कैसा रहा, तीसरा कैसा रहा। जैसे हम मौजूदा सरकार के तीसरे साल 3 साल पूरे होने पर जायज़ा लेते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यकाल का जायज़ा नहीं लिया जाता। हम राष्ट्रपति के कार्यकाल का जायज़ा ले रहे हैं। हमारी निगाहों में प्रणब मुखर्जी किस तरह के राष्ट्रपति रहे हैं? एक शब्द है ऑर्डिनरी, आम। दूसरा शब्द है पैसिव, उदासीन। तीसरा शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान का पालन करने वाले। और चौथा शब्द है कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद। 24 जुलाई को जब ये राष्ट्रपति पद से हटेंगे, उस ओहदे से हटेंगे, तो ये दोबारा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया है। इनके लिए एक बहुत बड़ा बंगला एयरमार्क कर दिया गया है, 10 नंबर राजाजी मार्ग। हमारे यहाँ लटेंस डेली जिसको कहा जाता है, वो नेताओं से भरी पड़ी है, ब्यूरोक्रेट से भरी हुई है। यहाँ जर्नलिस्ट नहीं रहते, पत्रकार नहीं रहते। ये तो बदनाम करने का एक मुहावरा बना दिया गया है, लटेंस डेली। लटेंस डेली में नेता ही रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही रहते हैं, फौज के अफसर रहते हैं, और जो रिटायर हो जाए, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वो भी रहते हैं। तो हम एक निगाह डालते हैं कि इनका कार्यकाल कैसा रहा। प्रणब मुखर्जी सन 1969 से लेकर अब तक 5 दफ़े राज्यसभा के एमपी रहे, और सन 2004 से लेकर अपने इस कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले तक 2 दफ़े लोकसभा के एमपी रहे। इस दौरान, इस लंबे कार्यकाल के दौरान, इनके पास तरह तरह की मिनिस्ट्रीज़ रही हैं, जिनमें से कुछ है रेवेन्यू एंड बैंकिंग, इंडिपेंडेंट चार्ज था। उसके अलावा कॉमर्स, स्टील एंड माइंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस। जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, तो उस वक्त इन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि क्योंकि सीनियर मोस्ट हैं, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन इन्हें नहीं बनाया गया था। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तब से नेहरू गांधी परिवार ने इन्हें थोड़ा संशय की निगाह से भी देखना शुरू कर दिया था। प्रणब मुखर्जी ने जो दया याचिका होती है, मर्सी पिटिशन होती है, जिनको सजाए मौत मिल चुकी हो, प्रणब मुखर्जी ने अपने कार्यकाल में 97% ऐसी दया याचिकाओं को खारिज किया है, रिजेक्ट किया है, जिनमें अफजल गुरु और ये बाकी लोग भी शामिल थे, अजमल कसाब, याकूब मेमन वगैरह। जिस तरीके से इन्होंने मार्च 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया, और साथ ही साथ उत्तराखंड के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लगाया, उसको लेकर ये विवादों के घेरे में भी आए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि कोई कितने भी ऊंचे ओहदे पर क्यों ना बैठा हो, कानून उससे भी ऊंचा है, और जो ऊंचे ओहदे पर बैठते हैं, गलतियाँ उनसे भी होती हैं। कोई राष्ट्रपति या कोई जज एक अच्छा इंसान हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो गलत भी हो सकता है, गलत भी साबित हो सकता है। राष्ट्रपति के सामने जो सूचना रखी गई हो, उसके वो जो भी नतीजे निकालें और निर्णय लें, वो भी अदालत के दायरे में आता है, कानून के दायरे में आता है। अदालत उसका रिव्यू कर सकती है। ये अपने आप में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक हाई कोर्ट ने एक राष्ट्रपति को इस ढंग से चेताया। महामहिम, हिज एक्सीलेंसी। प्रणब मुखर्जी पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हिज एक्सीलेंसी को हटाने की सिफारिश की और कहा कि हिज एक्सीलेंसी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा उनके लिए। दूसरी बात, अभी हाल ही में उन्होंने कुछ कहा, वो ध्यान से सुनने वाली बात है, काबिल गौर बात है। उनका कहना है, द फाइनेस्ट इनहेरिटेंस नीड्स कॉन्स्टेंट केयर फॉर प्रिजर्वेशन। बेहतरीन से बेहतरीन विरासत लगातार देखभाल की ज़रूरत महसूस करती है। उसकी देखभाल करना बहुत अच्छा होता है, जो बेहतरीन से बेहतरीन हमारी विरासत हो। आगे कहते हैं, आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी आर अंडर स्ट्रेस। हमारे लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं, जो खंबे हैं, मजबूती है जिनसे, इस वक्त वो दबाव में हैं। उनका इशारा प्रधान सेवक मोदी की सरकार की तरफ था, सीधा साधा, कि बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है, संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को चोट पहुंचाई जा रही है, और सारी ताकत, सारी पावर पीएमओ में, पीएमओ माने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, उनके हाथों में जा रही है। आगे वो कहते हैं, द पार्लियामेंट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एन एरिना ऑफ कॉम्बैट रादर दैन डिबेट।
संसद को एक दंगल, एक अखाड़े में तब्दील कर दिया गया है, बजाय इसके कि वाद विवाद का, बहस का एक मंच हो। उसकी जगह उसे एक अखाड़े में तब्दील कर दिया गया है। इनका ये भी कहना है कि हमें हमेशा बाहुल्यवाद के खिलाफ, बाहुल्यवाद माने मेजॉरिटेरियनिज्म, आम बोलचाल की ज़ुबान में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी संख्या ज़्यादा है वही अपनी दादागिरी दिखाएगा, मेजॉरिटेरियनिज्म। हमें बाहुल्यवाद के खिलाफ लड़ना है, किसी भी लोकतंत्र में मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ लड़ना है। प्रणब मुखर्जी बिल्कुल खामोश रहे जब नई सरकार बनी थी 3 साल पहले। अब तो नई नहीं है, अब तो पुरानी हो गई बहुत। तब जो गवर्नर्स को शिफ्ट किया गया था एक राज्य से दूसरे राज्य, उस पर ये खामोश रहे थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा था। वैसे ये परंपरा कांग्रेस के ज़माने से चली आ रही है कि सत्ता में आते ही पुराने गवर्नर हटा दो, नए गवर्नर लगा लो। कुल मिलाकर प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल किसी ख़ास क्रांतिकारी उपलब्धि या कोई रिफॉर्म, इसके लिए नहीं जाना जाएगा। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, तो उसने पूछा, पापा कैन एनीवन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या कोई भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? मैंने कहा नहीं, कोई भी 35 उससे ऊपर साल का, 35 साल से ऊपर का भारतीय और जो क्वालिफ़िकेशन, योग्यताएं जिसकी पूरी हों, वो बन सकता है, मतलब उम्मीद कर सकता है, वो आशा रख सकता है। वो बोली क्या आप राष्ट्रपति बन सकते हो? मैंने कहा बन सकता हूँ। तो आप बनते क्यों नहीं हो? मैं क्यों बनूँ? बोले नहीं, फिर हम राष्ट्रपति भवन में रहना शुरू कर देंगे और खान मार्केट वहाँ से बहुत नज़दीक है। तो मैंने फिर उसे वादा किया कि सिर्फ इसी कारण से मैं राष्ट्रपति बन के दिखाऊंगा। नमस्कार।